आज हमने जो पोजीशंस पढ़ी है दीज आर द पोजीशन डिराइव्ड फ्रॉम सिटिंग। अच्छा, यहाँ पर बुक में वो एक छोटी सी बात लिखता है, वो कहता है कि स्टैंडिंग में जितनी भी हमने डिराइव्ड पोजीशन बाय द ऑल्टरनेशन ऑफ आर्म्स पढ़ी, यानी हम लोगों ने रीच स्टैंडिंग पोजीशन पढ़ी, हम लोगों ने स्ट्रेस स्टैंडिंग पोजीशन पढ़ी, यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन पढ़ी, वो कहता है कि ये सारी पोजीशन भी आप सिटिंग वाले सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हम लोगों ने एक पोजीशन पढ़ी थी जिसको हमने कहते थे स्ट्रेस स्टैंडिंग पोजीशन, उसमें हमारी जो आर्म्स थी वो ओवर हेड एलिवेटेड थी, यानी हम हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे इन शॉर्ट। अब वो कहते हैं कि अगर आप सिटिंग में भी जो अपने हाथ है उनको एलिवेट कर ले, अपनी आर्म्स को एलिवेट कर ले, तो वो हो जाएगी स्ट्रेच सिटिंग पोजीशन। तो हम लोग जो है उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सिटिंग में। तो ऑल्टरनेशन ऑफ आर्म्स की जितनी पोजीशंस है दे कैन बी अप्लाइड टू द सिटिंग्स। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें जो बुक में मेन पोजीशंस देखेंगे, दीज आर द पोजीशन बाय ऑल्टरनेशन ऑफ लेग्स। इससे सबसे पहली पोजीशन है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइड सिटिंग पोजीशन। आपको याद हो तो हम लोगों ने स्ट्राइड स्टैंडिंग पढ़ी थी और उसमें हमने कहा था कि ये ऐसी पोजीशन है जिसमें हमारी लेग्स जो है वो क्या होती है 2 फीट अपार्ट होती है, उनके दरमियान 2 फुट का जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये दो फुट का जो इसके अंदर डिफरेंस है, यही अगर हम अपनी अप्लाई करें सिटिंग के अंदर, बैठे हुए हम अपनी लेग्स को अगर अपार्ट कर लें कुछ और उसके दरमियान 2 फुट का डिफरेंस रख लें, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइड सिटिंग पोजीशन। और स्ट्राइड सिटिंग पोजीशन में वो कहते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो इसमें जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बेस ऑफ सपोर्ट इसमें इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट वो कहते हैं कि ये हम लोग डिफरेंट जो है वो ट्रंक की एक्सरसाइजेस के लिए या हमारे हेड की एक्सरसाइजेस के लिए इस पोजीशन को जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन जो हमने डिस्कस करनी है दिस इज राइट सिटिंग पोजीशन। और राइट सिटिंग पोजीशन में वो कहता है कि इसमें जो हम लोग जिस तरह फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमारा एक लिम्ब जो है एक तरफ होता है, दूसरा लिम्ब हमारा दूसरी तरफ होता है। अगर बुक की वर्डिंग में देखें तो इसको कहते हैं कि जो हमारा सारी सर्फेस है जिस पे आप बैठे हुए हैं दैट इज ग्रिप्ड बिटवीन योर नीज, मतलब दोनों नीज के दरमियान वो सर्फेस है, वो चेयर है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, एक साइड पे एक कर दिया, दूसरी साइड पे दूसरा लिम्ब कर दिया। वो कहते हैं इस पोजीशन में मेनली आपके एडक्टर्स ऑफ द हिप जो है वो इसके अंदर वर्क कर रहे हैं स्ट्रॉन्गली, ताकि इस पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। बिकॉज ऑब्वियसली एडक्टर्स हमें पता है कि इनर थाई के मसल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पर जब इतना बड़ा डिस्टेंस आ गया आपके दोनों थाइज के दरमियान, तो ये जो चीज़ है आपके इनर थाई के मसल ऑब्वियसली स्ट्रेच होंगे ही होंगे। आप ये पोजीशन करके भी देख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि राइट सिटिंग पोजीशन को हम डिफरेंट ट्रंक वगैरह के एक्सरसाइजेस के लिए एज अ स्टडी पोजीशन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसने एक और इम्पॉर्टेंट बात भी यहाँ की हुई है, वो कहते हैं कि अगर हम इस पोजीशन के अंदर अपने थाइस को क्या कर दें, सपोर्ट कर दें, उनके ऊपर कोई स्ट्रैप लगा दें, तो हमारे पास हमारी लेग के मसल्स को ज़्यादा काम इस पोजीशन में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राइट सिटिंग की छोटी सी बुक में ही लिखी हुई है। उसके बाद क्रूक सिटिंग पोजीशन। क्रूक हम लोग को पता है कि हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। क्रूक में हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो एक हिप है वो क्या होती है, फ्लेक्स्ड होती है, जबकि हमारी नी इसमें बेंड होती है और नी की बेंडिंग को भी हम फ्लेक्शन ऑफ नी कहते हैं। तो इसमें हिप की फ्लेक्शन भी हुई है, नी की फ्लेक्शन भी हुई है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आपके प्लांटर फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में पता है ये वाली मूवमेंट होती है जिसमें आपके पाँव जमीन की तरफ होते हैं। प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो इसमें वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी एंकल्स को फुट के ऊपर मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ट्रांसवर्स बैक मसल्स इस पोजीशन में वर्क करते हैं ताकि आपकी जो ट्रंक है उसको एक अलाइनमेंट में रखा जा सके अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस के लिए, इसको फिर आप यूज कर सकें। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसमें चूंकि ट्रांसफर्स बैक मसल से वर्क किया, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें चूंकि हमारी पेल्विस है फिक्स्ड होती है, साथ ही साथ हमारी जो लंबर स्पाइन है वो फ्लेक्स्ड होती है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इसमें पेल्विस का जो टिल्ट है वो भी कम हुआ होता है, क्योंकि ट्रांसफर्स बैक मसल है, आपके ट्रंक को एक अलाइनमेंट में रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको आप काइफोलॉर्डोसिस के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। आप काइफोसिस, हमें पता है काइफोसिस क्या होता है, ये थोरेसिक स्पाइन का जो है वो एग्जैजरेटेड कर्व होता है, और जो हमारा लॉर्डोसिस है ऑब्वियस सी बात है लंबर स्पाइन का एग्जैजरेटेड जो कर्व होगा, इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है सिटिंग में, कौन सी पोजीशन है जो आप यूज कर सकते हैं काइफोलॉर्डोसिस ट्रीटमेंट के लिए, तो दैट इज द क्रूक सिटिंग पोजीशन। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें आपके एक्सटेंसर्स ऑफ द थोरेसिक स्पाइन को जो है वो इस पोजीशन में वर्क करना पड़ता है, ताकि जो है वो आपकी ये वाली जो बैक के मसल्स हैं इसको जो है वो मेंटेन किया जा सके। नहीं तो एज अ रिजल्ट आपकी क्या होगा कि जो थोरेसिक स्पाइन है वो एक अलाइनमेंट में नहीं रहे, पूरी स्पाइन जो है वो एक अलाइनमेंट में नहीं आ सकेगी। इसके लिए आप इसको हेड की एक्सरसाइजेस के लिए, अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो हमने देखनी है, नेक्स्ट पोजीशन हमने देखनी है दिस इज लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। बहुत आसान सी पोजीशन है। इसमें हमारा जो एक हिसाब का जो लोअर लिम्ब है ना, कंप्लीट हमारी हिप, हमारा नी और हमारा एंकल जॉइंट, ये तीनों जॉइंट्स हैं वो एक अलाइनमेंट में बिल्कुल सीधे हैं, और जो हमारा अपर लिम्ब है वो बिल्कुल वर्टिकल पड़ा हुआ है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिटवीन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ठीक है, अब वो कहते हैं इस पोजीशन में क्या होता है, बाकी तो सारे मसल्स आपके काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हिप की एक्सटेंशन हुई हुई है, हिप की एक्सटेंशन हुई हुई है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हिप की एक्सटेंसर्स कौन से होते हैं, हमें पता है हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होते हैं वो हिप के एक्सटेंसर्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग का मैंने आपको पहले भी काम बताया था, दीज आर द हिप एक्सटेंसर्स और नी फ्लेक्सर्स। ठीक है, नी पे फ्लेक्शन करानी है, हिप पे एक्सटेंशन करानी है। अब यहाँ पर आप पहली चीज देखें, हिप जॉइंट पे क्या हुई हुई है, फ्लेक्शन हुई हुई है, नंबर 1। अब हिप जॉइंट की फ्लेक्शन कराने के लिए हैमस्ट्रिंग को काम करना पड़ा, लेकिन हैमस्ट्रिंग के तो 2 काम थे, उसने नी पे फ्लेक्शन भी करानी थी।
अब चूंकि इस पोजीशन में हम लोग नी पे फ्लेक्शन नहीं चाहते, हमारी नी बेंड नहीं है, हमारी नी बिल्कुल स्ट्रेट है, हमारी नी क्या है, एक्सटेंडेड है, तो नी पर एक्सटेंशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हैमस्ट्रिंग में होने वाली टेंशन को काउंटर एक्ट किया जा सके, और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए आपके एक्सटेंसर्स ऑफ द नी वर्क करते हैं। क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि हैमस्ट्रिंग दो काम करते हैं, हिप के एक्सटेंसर्स होते हैं, नी के फ्लेक्सर्स होते हैं। चूंकि इस पोजीशन में हिप की एक्सटेंशन रिक्वायर्ड थी, लेकिन नी की फ्लेक्शन आपको रिक्वायर नहीं थी, हम चाहते हैं कि हमारी नीज एक्सटेंडेड रहे। इसके लिए हैमस्ट्रिंग में मौजूद यानी जो नी के फ्लेक्सर्स थे उनके अंदर मौजूद टेंशन को काउंटर एक्ट करने के लिए आपके एक्सटेंसर्स ऑफ द नी वर्क कर रहे हैं इस पोजीशन को, ताकि वो इस पोजीशन को मेंटेन कर सके। और बाकी हमारी जो अपर बॉडी है वो एक अलाइनमेंट में है, जिसके लिए ऑब्वियसली हमारे बैक के मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपने याद रखना है, हम इस पोजीशन को तो बहुत अच्छे से सब जानते होंगे कि इसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के लिए भी इस पोजीशन को जो है वो यूज़ करते हैं। एक और बात वो इसमें कहते हैं कि जब हमारे दोनों लेग्स साथ में है तब ज़्यादा मसल वर्क हो रहा है हैमस्ट्रिंग पे, जब दोनों लेग्स जो है वो अपार्ट हैं तो मसल वर्क जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये पोजीशन अडल्ट्स के लिए जो है वो अनसूटेबल होती है, कुछ लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाती है, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो इसको आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है क्रॉस सीटिंग पोजीशन। हम सिंपल जबान में इसको कहते हैं चौंकड़ी मार के बैठने को क्रॉस सीटिंग पोजीशन कहते हैं, जिसमें हमारी लेग्स कुछ इस तरह की पोजीशन में होती है और हमारी एंकल्स जो है वो क्रॉस्ड होती है, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हमारे एंकल्स जो है वो क्या है, क्रॉस्ड हैं, हिप्स बाहर की तरफ है यानी एबडक्टेड है, और साथ ही साथ लैटरली रोटेटेड है। उसके बाद वो कहता है कि इसमें जो है वो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इनर थाई के मसल्स होते हैं एडक्टर, ये आपने पढ़ा होगा लोअर लिम्ब में। अब जो एडक्टर मसल्स होते हैं ना, इन एडक्टर मसल्स में चूंकि आप देखिए इस तरह से बैठे हुए बाहर, तो इन एडक्टर मसल में स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि एक मसल उसकी फुल लेंथ में जो है वो एक्सटेंड हुआ हो, फुल लेंथ में वो खिंचा हो, उसको आप स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो अगर इस पोजीशन में हम देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे जो इनर थाई के मसल्स है वो क्या है, स्ट्रेच है। अगर आप इस पोजीशन को बैठ के भी देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हमारे जो इनर थाई के मसल्स हैं या हमारे जो एडक्टर मसल है वो इसमें जो है वो क्या है, इस तरह से पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन में वो कहता है कि ये पोजीशन ना अडल्ट्स के लिए अनसूटेबल होती है, ताकि वो अपनी चीज़ों को फिक्सेट रख सके, अपनी नी को और ये सब चीज़ों को फ्लोर पे रख सकते हैं, जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत, ये पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होती है, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस के लिए उनके अंदर ये पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं। हिप्स की तो हमने बात कर ली कि वो एबडक्टेड भी है, लैटरली रोटेटेड भी है। जो हमारी नीज़ है ना वो यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो फ्लोर के ऊपर प्रेस्ड हुई होती हैं, और नीज़ में भी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो इसमें अगेन उनके अंदर टेंशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पोजीशन है, दिस इज साइड सिटिंग पोजीशन। साइड सिटिंग पोजीशन में भी बहुत ही आसान उसने बताया हुआ है कि हमारे जो एक लेग है वो क्रॉस थी, उसको आपने क्रॉस छोड़ दिया। अब ये जो क्रॉस लेग थी इसका काम क्या था, इसे बॉडी के वेट को सपोर्ट करना था। दूसरी जो हमारी लेग्स थी उसकी हम लोगों ने क्या पोजीशन देखी, उसमें कहा कि हमारी जो हिप्स है वो क्या है, एबडक्टेड है, अंडरस्टूड सी बात है। फिर वो कहते हैं कि पेल्विस का लैटरल टिल्ट भी हमें उस लेग की तरफ को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह बैठे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से पेल्विस का टिल्ट हो रहा है, लैटरल पेल्विक टिल्ट भी है, और जो लेग हमारी ये वाली पोजीशन में उसके जो है लंबर साइड के फ्लेक्सर्स भी वर्क कर रहे हैं। अब वो कहता है कि इसको हम लोग जो है वो लैटरल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस ऑफ द स्पाइन के लिए यूज कर सकते हैं। लैटरल फ्लेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, स्पाइन की इस तरह वाली साइड की फ्लेक्शन को हम लैटरल फ्लेक्शन कहते हैं, आउटवर्ड द बॉडी जो फ्लेक्शन हो रही होती है, ठीक है। अक्सर आपने लोगों को करते भी देखा होगा। अच्छा, नहीं, इसको इसलिए वो कहते हैं कि हम स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। स्कोलियोसिस में भी ट्रीटमेंट यही होता है, होता यही है कि आपका जो साइड का कर्व होता है ना, कुछ इस तरह से आपकी स्पाइन में ना एक कर्व आ जाता है एक साइड को, ठीक है, एक साइड को आपकी स्पाइन चल जाती है, तो स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज द हाई सीटिंग पोजीशन। हाई सीटिंग पोजीशन में आप किसी ऊंची सरफेस पे बैठे हुए हैं और आपके पाँव जमीन पे नहीं लग रहे, यानी आपके फुट अनसपोर्टेड है, तो दिस इज हाई सीटिंग पोजीशन। आप जो हाई सीटिंग पोजीशन है इसको डिफरेंट नी की एक्सरसाइजेस के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोजीशन इन सिटिंग। ये बहुत आसान थी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इजीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।